तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या अमीनीकरण ट्रांस एमिनेशन के बारे में जाना था। इसमें हमने कहा था किसी भी अमीनो अम्ल से जो अमीनो ग्रुप होता है वो एक अमीनो अम्ल से स्थानांतरित होकर किसी भी अन्य मॉलिक्यूल पर या यौगिक पर क्या हो जाता है, आकर जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, आकर जुड़ जाता है। ठीक है ना। इस क्रिया के द्वारा हम क्या क्या बना सकते थे, ग्लूटामिक एसिड और ऑक्सोलोएस्टिक एसिड की अगर यदि क्रिया की कराई जाए तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का निर्माण कर सकते थे, साथ में एस्पार्टिक एसिड का भी निर्माण कर सकते थे, या एलिनिन का क्या कर सकते थे हम लोग, निर्माण कर सकते थे। एलिनिन का कर सकते थे हम लोग निर्माण, जो कि इस प्रकार से हमने किया था लास्ट उसमें। हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ था, ये आके यहाँ पे जो चौथे नंबर का कार्बन है इस पे आके जुड़ गया, और यहाँ से जो NH2 ग्रुप है वो एक H लेकर इसमें इस वाले H को लेकर यहाँ पर NH3 में चेंज होकर कहाँ हो गया, सेकंड नंबर के कार्बन पर स्थानांतरित हो गया, जिससे क्या हो गया, एलिनिन का निर्माण हो गया। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हम लोगों को देखना क्या, डिकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण। डिकार्बोक्सिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, एक चीज़ तो हमें कि अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण से CO2 का निष्कासन, रिलीज ऑफ CO2 विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड। निष्कासन ठीक है ना। तो अब इसके द्वारा हमको किस प्रकार से करना है, अगर मान लो एक सामान्य प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण किया जाए, जो कि क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ये क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है ना। इसमें से अगर -CO2 निकाल दिया जाए, मतलब ये जो CO2 है ये होगा क्या, निकाल दिया जाएगा, तो ये सीधा सिंपल सा कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हमारे पास आके बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। अभी किस में चेंज हो चुका है, एमीन में चेंज हो चुका है। किस में, अमीन में। एमिनो ग्रुप हट चुका है, अमीनो ग्रुप तो है लेकिन इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था वो क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो चुका है, हट चुका है। तो यहाँ पे क्या बन गया, किसका निर्माण हो चुका है, यहाँ पे अमीन का निर्माण हो चुका है। तो विकार्बोक्सिलीकरण भी यही कह रहा है आपसे, डिकार्बोक्सिलेशन भी आपसे यही कह रहा है, जिससे क्या है, अमीन का किसी भी अमीनो अम्ल का यदि डिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी अमीनो अम्ल का यदि डिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है तो किसका, अमीन का निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, क्या, अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण। अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण यहाँ पे आपका क्या टॉपिक है जो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, अमीनो अम्लों के उपापचय की। किसकी, अमीनो अम्लों के उपापचय की। यहाँ पे एक टॉपिक आएगा क्या, अमीनो अम्लों का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। ओके, कि अमीनो अम्ल कि अगर मान लो सिंपल छोटे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है उसको किस में चेंज करना, छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करना। छोटे मॉलिक्यूल है तो उनको जटिल अणुओं में चेंज करना। किसी भी अमीनो अम्ल को सरल अणुओं में विभाजित करना, ठीक है ना, विभाजित किया जा सकता है जिस भी प्रकार से करें हम लोग।
ठीक है। तो फर्स्ट अगर अमीनो अम्ल लिया जाए यहाँ पर, तो फर्स्ट अमीनो अम्ल के रूप में हम लोग लेते हैं ग्लाइसिन को। किसको? ग्लाइसिन को। ये जो ग्लाइसिन है, ठीक है ना, ये क्या था? एक अनएसेंशियल टाइप का, अनअनिवार्य प्रकार का क्या होता है? ये अमीनो अम्ल होता है, ठीक है ना, अमीनो अम्ल होता है। अगर इसको बनाना पड़े तो इसको किसकी सहायता से बना सकते हैं? ग्लाइसिन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 व NH3 की क्रिया करवाकर, ठीक है ना, इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? आसानी से प्राप्त कर सकते थे। अब इसका काम क्या है? अगर इसके काम की बात की जाए तो काम क्या है? ये जो जितने भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो भी ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है ना, ग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है? सहायक है। ग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक, किसमें? ग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। साथ में जो आपका सेरीन है, अमीनो एसिड, ठीक है ना, इसके निर्माण में क्या होता है? निर्माण में सहायक होता है, ठीक है ना। और जो बेंजोइक अम्ल होता है आपका, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल को किस में चेंज कर देता है? हिप्पूरिक एसिड में क्या कर लेगा? ये चेंज कर लेगा। हिप्पूरिक एसिड में क्या कर लेगा? चेंज कर ले। लेकिन सिर्फ इसके फॉर्मेशन मेथड को अगर समझना है तो हम ये कह सकते हैं ग्लाइसिन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना, ग्लाइसिन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या है? CO2 व NH3 आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? ग्लाइसिन अमीनो अम्ल का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। इसके कार्य की अगर बात की जाए तो इसका कार्य मुख्य रूप से क्या था कि ये ग्लोबिन प्रोटीन में के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। ग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा, सेरीन अमीनो अम्ल जो होता है, ठीक है ना, सेरीन जो अमीनो अम्ल होता है उसके निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाती है किसकी? एलिनिन की। एलिनिन भी क्या है? एक अनिवार्य अनएसेंशियल टाइप का ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है। क्या है? ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। अभी हमने इसके एलिनिन के लिए हमने अभी देखा था कि ये जो क्या है? ग्लूकोजेनिक टाइप का क्या है? अमीनो एसिड होता है। जिसके ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? पायरुविक अम्ल बना सकते हैं। इसके ऑक्सीकरण से हम क्या बना सकते हैं? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा और क्या होगा? ऊर्जा की मुक्ति करेगा। किसका? ऊर्जा की मुक्ति करेगा। तो इससे कह सकते हैं हम ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त। साथ ही साथ क्या है? विटामिन 3 जो होता है, ठीक है ना, उसका अवयव है, यह उसका भाग होता है। विटामिन B3 का भाग, ठीक है ना, विटामिन B3 का भाग होता है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ आपके स्पेशल टाइप के क्या हो जाते हैं? यहाँ पे अमीनो अम्ल हो जाते हैं जो कि या तो ग्लूकोजेनिक टाइप के होंगे या कीटोजेनिक टाइप के होंगे, जो जिनके उपापचय से क्या बना सकते हैं? ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का निर्माण कर सकते थे। कुछ विशिष्ट प्रकार के अमीनो एसिड्स का भी कुछ विशिष्ट प्रकार के हम लोग का भी निर्माण कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड की बात करते हैं, ये ग्लूटामिक एसिड भी क्या होता है? एक प्रकार का अमीनो एसिड है, ठीक है ना, एक प्रकार का अमीनो एसिड है। यदि इसकी पायरुविक अम्ल की उपस्थिति में क्या करा दे? क्रिया करा देते, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का करा सकते हैं हम लोग? निर्माण करा सकते हैं। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक ऊर्जा के रूप में काम आएगा किसमें? क्रेब्स चक्र में।
किसमें, क्रेब्स चक्र में क्या होगा, ऊर्जा के रूप में काम आएगा। ठीक है ना। यहीं पे हमने बात की है किसकी, ल्यूसीन की बात की, किसकी, ल्यूसीन की बात की थी लास्ट में कीटोजेनिक में। ल्यूसीन से हम लोग क्या बना लिया, कीटो एसिड का निर्माण कर दिया। किसका, कीटो एसिड का निर्माण कर दिया। ये भी क्या होगा, ऊर्जा के रूप में काम करेगा और साथ ही साथ इससे क्या बना सकते, किसी अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल का हम क्या कर सकते थे, निर्माण कर सकते थे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारे इनका इस चैप्टर के अंदर हमने जो भी प्रोटीन था, प्रोटीन में के लिए हमने सबसे बढ़िया बात की है कि किसके उत्पाद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर लास्ट में कहाँ पर जाए, अंतिम उत्पाद इसका क्या होगा, या अंतिम रूप से क्या निर्माण करेगा, ये यूरिया का निर्माण करे। किसके, यूरिया का निर्माण करे। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे हो, यूरिया का संश्लेषण किडनी में कभी नहीं होता। यूरिया का संश्लेषण हमेशा होता है कहाँ पे, यकृत या जिसे बोलते हैं लिवर। इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है, यकृत या लिवर में। तो लिवर में इसका जो प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है, यूरिया के निर्माण का प्रोसेस जो चलता है, ठीक है ना, जिससे जो भी अनावश्यक नाइट्रोजनस वेस्ट या उत्पाद होते हैं, नाइट्रोजनी उत्पाद होते हैं, इनको शरीर से क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। इस पूरे चक्र को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्निथिन चक्र। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन साइकिल, जिसको हम लोग जो उत्सर्जन तंत्र का पूरा चैप्टर आएगा उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अभी हमने क्या देखा है, और ये जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन किसके रूप में मुख्य रूप से काम आता है, किसके रूप में मुख्य रूप से काम आता है, जो ये नाइट्रोजनस बेस बनते हैं आपके, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, वह यूरेसिल हो सकता है अगर एडेनिन नहीं है और थायमिन नहीं है तो। ठीक है ना। आरएनए की अगर बात करते हैं, जितने भी ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का क्या हो सकता है, पार्ट हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड की क्या है, पार्ट है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना। इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। जिसके अगर इनमें डीएनए का या आरएनए का अपघटन हो रहा है, डीएनए या आरएनए का क्या हो रहा है, किसी प्रकार से अपघटन हो रहा है, तो इनके अपघटन से भी क्या होगा, हमेशा किसका निर्माण होगा, यूरिया का निर्माण हो। किसका निर्माण हो, यूरिया का निर्माण हो। NH2CO, NH2 का निर्माण हो। और ये क्या था, अत्यधिक घातक था। इसी को क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही वो होता है आपके मेलेनिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना, उसका भी क्या, वो भी क्या होता है, एक नाइट्रोजन का क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन का क्या होता है, एक उत्पाद के रूप में क्या कार्य करता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, अभी इस चैप्टर में हमने देखा है जितने भी अमीनो एसिड थे, ठीक है ना, अमीनो एसिड थे, उनकी संरचना का अध्ययन किया है, अमीनो अम्लों का अध्ययन किया है, ज्विटर आयन जो उभयधर्मी प्रकृति का हमने आयन देखा, उसका हमने अध्ययन किया है। ठीक है ना। असेंशियल और नॉन असेंशियल या अनअसेंशियल टाइप के क्या देखे हमने, क्या देखे हमने, अमीनो एसिड देखे हैं। ठीक है ना। फिर हमने अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंधन को देखा है। किसको, पेप्टाइड बंधन को भी हमने क्या देखा है, पेप्टाइड बॉन्ड को भी समझा है। पेप्टाइड बॉन्ड को समझने के साथ साथ ही हमने क्या समझा था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये प्रोटीन अणुओं का जो विन्यास होता है, इसको हमने समझा है। ठीक है ना। प्रोटीन अणुओं का विन्यास प्राथमिक से लेकर चतुर्थक तक। प्राथमिक सबसे सरल प्रकार का था, चतुर्थक सबसे ज़्यादा डेंस कंडीशन में पाया जाता है, चतुर्थक सबसे ज़्यादा डेंस कंडीशन में पाया जाता है। उसके बाद में हमने प्रोटीनों का वर्गीकरण किया, जिसमें हमने सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन देखे, संयुग्मी प्रोटीन देखे और व्युत्पन्न प्रकार के प्रोटीनों का देखा। फिर हमने प्रोटीनों का महत्व देखा कि महत्व क्या है, ये प्रोटीन कहाँ पर काम आते हैं, ये प्रोटीन कहाँ पर काम आ सकते हैं। ठीक है ना।
फिर हमने अमीनो अम्लों का उपापचय देखा और ये यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये चैप्टर को हम लोग क्या बाइंड कर देते, ख़त्म कर देते। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।